आज तुम्हारे साथ घूमकर काफी अच्छा लगा। कल फिर मिलते हैं। निकिता ठीक है, मैं कल भी समय से आ जाऊंगा और कॉलेज के बाद तुम जहां बोलोगी हम वहां चले जाएंगे। इतना बोलकर पवन वहां से चला जाता है और निकिता जब अपने कमरे में जाने लगती है तो निकिता की माँ पार्वती रोकते हुए उससे कहती है, निकिता बेटा, ये सब क्या है? वो हमारे घर का ड्राइवर है। उसका काम सिर्फ तुम्हें कॉलेज से लाना ले जाना है। आखिर तुम एक ड्राइवर के साथ बाहर घूमने के लिए कैसे जा सकती हो? अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो जानती भी हो क्या होगा। पापा को बताएगा कौन? पापा बस अपने कामों में बिजी रहते हैं और मैं जानती हूँ आप मेरी खुशियों से कितना ज्यादा चलती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को कुछ पता भी चल जाएगा तो। और वैसे भी मैं आपको अपनी माँ नहीं मानती। आप भी अच्छी माँ बनने का नाटक बंद कर दीजिए। निकिता अपनी माँ को उल्टा जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती है। क्योंकि पार्वती निकिता की सौतेली माँ थी, इसलिए निकिता अपनी माँ को कुछ नहीं समझती। वहीं कुछ दिनों बाद निकिता की कजन दिशा उससे मिलने के लिए घर आती है। निकिता, लगता है तू अपनी बहन को भूल गई। परसों मेरा जन्मदिन था, तुम घर क्यों नहीं आई? हो ना हो तुम अपनी सौतेली माँ के कहने की वजह से नहीं आई ना। सौतेली माँ होती ही ऐसी है। हाँ यार, सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है और जब तुम मुझसे मिलने आती हो तो मेरी माँ तो ऐसे ही चिढ़ जाती है। पर मैं उनकी अब एक नहीं सुनती। पर परसों मैं पवन के साथ कहीं बाहर चली गई थी और आज मेरे पास मौका है। पवन भी आता ही होगा, उसके साथ हम लोग कहीं बाहर चलते हैं। निकिता और दिशा आपस में प्लान बनाकर बैठ जाती हैं और जैसे ही पवन गाड़ी लेकर आता है वो दोनों बाहर जाने के लिए तैयार होती हैं, जिसे देखकर एक बार फिर पार्वती उन्हें रोकती है। शाम होने को है, इस ठंड में कहाँ जा रही हो तुम दोनों? आज कहीं नहीं जाओगी। मैं पवन को कह देती हूँ कि वो घर चला जाएगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? साइड हटो। निकिता अपनी माँ को धक्का देकर पवन के साथ गाड़ी में बैठकर बाहर घूमने के लिए चली जाती है और निकिता के इस बर्ताव से पार्वती के दिल को काफी ठेस पहुंचती है। देखते ही देखते रात हो जाती है पर निकिता घर नहीं आती, जिससे पार्वती काफी परेशान होती है। और जब रात को सुरेश घर आता है तो पार्वती सारी बात उसे बताती है। मुझे निकिता की बहुत चिंता हो रही है। आप मानो या ना मानो, पर हमारे घर के ड्राइवर के साथ निकिता की नजदीकी मुझे पसंद नहीं आ रही। कुछ गड़बड़ है और ऊपर से दिशा जब भी आती है वो मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगती है। आपके रिश्तेदार उसके कान भरते। मैं सौतेली माँ जो हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी गरीब घर में हो। मैं उसका भला चाहती हूँ। आप कुछ कीजिए। मेरी एक ही बेटी है, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। एक सौतेली माँ होना कितना मुश्किल होता है, आप नहीं समझेंगे। अरे तुम चिंता मत करो, वो जैसे ही घर आएगी मैं उस बारे में उससे बात करूंगा। अब सुरेश और पार्वती हॉल में बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतजार करते हैं और रात के 12 बजे जब पवन निकिता को घर छोड़कर जाता है तो सुरेश अपनी बेटी को देखकर उसे गुस्से में कहता है, क्या तुम जानती नहीं हो कि पवन कौन है? वो हमारे घर में ड्राइवर की नौकरी करता है और तुम उस ड्राइवर के साथ रात के 12 बजे तक घूम रही हो, और वो भी दिशा जैसी लड़की के साथ। भूल गई वो लड़की कैसी है? जानती नहीं हो वो 2 बार अपने घर से भाग चुकी है। तुम भी क्या उसी की तरह बनना चाहती हो? अच्छा, तो इस औरत ने आपको सारा सच बता दिया। हर वक्त मेरे ऊपर नजर रखती है। क्या माँ ऐसी होती है? अगर मेरी अपनी सगी माँ होती तो वो मुझे प्यार कर रही होती, मेरे प्यार को समझ रही होती, ना ही आपसे चुगली कर रही होती। और हाँ, मैं पसंद करती हूँ पवन को। क्या हुआ अगर वो गरीब है? क्या गरीब इंसान नहीं होते? और मैं शादी करूंगी तो उसी से। मैं भी देखता हूँ तुम उससे कैसे शादी करती हो। अगर तुमने उससे शादी करी तो तुम्हें इस घर को और हमें छोड़कर जाना होगा। भले ही मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दे दूं, पर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। हाँ, बहुत खुश होगी ना तो मेरे पापा से शिकायत करके, हम बाप बेटी का रिश्ता तोड़कर। पापा आप भी सुन लो, मैं पैसों की भूखी नहीं हूँ और आप क्या मुझसे रिश्ता तोड़ेंगे? मैं खुद आप लोगों से रिश्ता तोड़कर जा रही हूँ। रिश्ता तोड़कर जाना है ना, जाओ, पर एक बात कान खोल कर सुन ले। जैसी तूने अपनी माँ को कभी अपनी माँ नहीं समझा, अब वैसे मैं तुझे अपनी कभी बेटी नहीं समझूंगा। सुरेश के काफी समझाने पर भी निकिता नहीं मानती और अपने कमरे में चली जाती है और अपने पवन को फोन करती है। पवन को जब निकिता के घर के हालातों का पता चलता है तो वो भी परेशान हो जाता है और उसे परेशान देखकर उसके घर वाले उससे कहते हैं, अरे पागल हो गया है तो उस लड़की के पीछे। वो अबीरजादी जब अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तेरी क्या होगी? कोई जरूरत नहीं है कल सुबह उस लड़की को घर में लाने की। आशा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। वो बेचारी लड़की हमारे बेटे से प्यार करती है और हमारे बेटे के लिए अपना घर परिवार सब छोड़ने को राजी है, और तुम कह रही हो कि पवन कि वो उसका ऐसे समय पर साथ छोड़ दे। बेटा, तुम कल उस लड़की को शादी करके घर लाना। अब हम ही उसका परिवार है, हम उसे अपनाएंगे।
आशा अपने बेटे के इस फैसले के खिलाफ होती है, पर बाकी घर वाले पवन और उसके प्यार को समझते हैं और अगली सुबह होते ही ठंड में पवन निकिता से शादी करके उसे घर लाता है। माँ देखो, भाभी आ गई। भाभी कितनी सुंदर है। सुंदर है तभी तो मेरे बेटे पर काला जादू करके इसे अपने काबू में कर लिया, वरना एक अमीर घर की लड़की भला हम गरीबों के घर में क्यों आएगी। नई बहू दरवाजे पर खड़ी है और उसका गृह प्रवेश करने के बदले तुम ऐसी बातें कर रही हो। शीतल, तुम अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। निखिल के कहने पर शीतल रसोई से पूजा की थाल लेकर आती है और अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। अब जैसे ही निकिता घर में कदम रखती है, आशा के ताने शुरू हो जाते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। पता नहीं अमीर घराने की लड़की इस घर में शादी करके क्यों आएगी। ए लड़की, कहीं तुम मुझसे मेरा बेटा तो नहीं छीनना चाहती। माँ, तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकती। शादी से पहले क्या उसने अपनी माँ के अत्याचार कम सहे हैं जो तुम यहाँ पर उस कसर को पूरी कर रही हो। हाय दैया, शादी होते ये तो जोरू का गुलाम हो गया। पता नहीं बुढ़ापे में हमारा क्या होगा। आशा रोने का नाटक करके अपने कमरे में चली जाती है और अगले दिन निकिता की पहली रसोई होती है और जब वो अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती है तो शीतल उसकी मदद करवाने आती है। क्या हुआ निकिता, तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? अभी तक ना तो तुमने आटा गूंथा है, ना सब्जी काटी है और ना ही चावल रखा है। ऊपर से ये ठंड, आज कितनी ज्यादा ठंड है। दीदी, मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझे रसोई में जाने नहीं दिया, इसीलिए मुझे सिर्फ मैगी बनानी आती है। क्या तुम्हारी सौतेली माँ ने कभी तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया? तुम्हारी सौतेली माँ कितनी अच्छी थी। मैं नहीं जानती कि तुम अपनी सौतेली माँ से क्यों नफरत करती हो, पर जितना मैं जान सकती हूँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारा बुरा चाहती थी। पर कोई बात नहीं, यहाँ मैं तुम्हें हफ्ते भर में सब सिखा दूंगी। तुम जब तक सब्जी काटो मैं चावल रख देती हूँ और आटा लगा देती हूँ, और हाँ, माँ जी को कुछ मत बताना। इतना बोलकर शीतल निकिता की मदद करती है और निकिता जब शीतल की बात सुनती है तो उसे अपनी माँ की याद आती है। जब वो पहली बार रसोई में जाती है तो किस तरह उसकी सौतेली माँ उसे रसोई से बाहर करती है। अरे निकिता बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझे बताया कर, मैं खाना बना रही हूँ। अगर तुझे लग गई तो ये घर मेरा भी है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे रसोई में क्यों नहीं आने देती। अगर मैं रसोई में आ गई तो तुम्हें डर है कि घर की डोर मैं अपने हाथों में ना ले लूं। बताया था मुझे चाचा ने कि तुम जैसी औरतें पहले रसोई पर कब्जा करती हैं और फिर कैसे पूरे घर पर। रोते हुए निकिता सब्जी काटती है और इसी तरह निकिता शीतल की मदद से अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है। कुछ देर बाद भाभी, आपके हाथों का स्वाद तो बिल्कुल शीतल भाभी के खाने की तरह है। बड़ी भाभी भी ऐसे ही खाना बनाती हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि इस महारानी ने खाना बनाया है। आशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी तो नहीं थी। अरे छोटी बहू से इतनी नफरत क्यों करती हो? बहू, तुमने जो बनाया है अच्छा बनाया है, और तुम्हें तो समझना चाहिए कि बहू कितने बड़े घर से आई है और फिर भी वो इस ठंड में हमारे गरीब घर में कैसे एडजस्ट कर रही है, और उसमें भी तुम बहू को उसकी कमियां गिनवा रही हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। विनोद की डांट सुनकर आशा का मुंह बन जाता है, जिसके बाद निकिता अपने कमरे में जाती है और अपना बिखरा घर देखकर परेशान हो जाती है। तो वहीं पवन उसे उदास देखकर उसके पास आता है। पवन, तुम क्या अपने घर में ऐसे ही रहते हो? तुमने पूरा घर फैला रखा है, और तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हैं? और तुम्हें आज गाड़ी लेकर नहीं जाना है क्या? पापा के ऑफिस जाने का समय हो रहा होगा। निकिता, तुम शायद भूल गई हो, तुम्हारे पापा ने मुझे काम से निकाल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस ठंड में मैं दूसरी जॉब कहाँ से देखूं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। माँ जी भी मुझसे नाराज रहती है, मैं क्या करूं? माँ बस लव मैरिज के खिलाफ है। तुम ज्यादा मत सोचो, एक दिन वो भी तुम्हें अपना लेंगी। मैं सोच रहा हूँ जब तक मुझे कहीं और काम नहीं मिल जाता मैं भैया के साथ काम कर लूं। भैया ठेके पर लकड़ियों का काम लेते हैं। वो जंगल जा रहे हैं कुछ मजदूरों के साथ लकड़ियां कटवाने। अब मैं शाम को ही आऊंगा। ठंड ज्यादा है तो तुम माँ से कह देना, वो रजाई निकाल देंगी। इस कंबल में रात में बहुत ठंड लग रही थी। इतना बोलकर पवन अपने भाई के साथ काम के लिए निकल जाता है और जंगल में जाकर अपने भाई के साथ मजदूरों से लकड़ियां कटवाता है। आज ठंड के साथ हवा में कितनी तेज चल रही है भाई, और कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। पवन, तू एक काम कर, कुछ लड़कों को लेकर आज इन दोनों पेड़ों को कटवा दो, जब तक मैं दूसरे ठेके पर चला जाता हूँ मालिक से मिलने। निखिल पवन को काम समझाकर वहां से चला जाता है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और घर पर कुछ आदमी आते हैं और विनोद और आशा से कहते हैं, भैया मैंने सरपंच से बात करी है, मुझे रोड पर इस तरफ की जमीन चाहिए। इतनी जमीन खाली थी जो कि मैंने खरीद ली। रास्ते में आपका घर आ रहा है, मैं यहाँ पर एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, आप मुझे अपना घर बेच दीजिए। भैया हमारा छोटा सा तो घर है
और इस छोटे से घर में हमारी इतनी बड़ी फैमिली रहती है। अगर मैं घर आपको दे दूंगा तो मैं अपने परिवार के साथ कहाँ जाऊंगा? अरे भैया, आपको उसके पैसे मिलेंगे, आप शहर में चले जाना, कहीं पर भी घर ले लेना। माफ करना, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अरे चलिए ठीक है, अगर आपको अपनी जमीन नहीं बेचनी तो पर आप हमारी मदद तो कर सकते हैं ना, इसमें आपका भी फायदा होगा। हम अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, आप हमें अपनी जमीन दे दीजिए और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो आपको बिल्डिंग का जो फ्लोर पसंद आएगा वो आप रख लेना, और ऐसे आपको आपका घर भी मिल जाएगा और आपकी बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन भी मिल जाएगी। सुनिए जी, ये आइडिया अच्छा है। आपको पता है हमारे बगल वाली जो है, कल ये लोग उसके भी घर पर आए थे और यही ऑफर दिया था। उन्होंने तो हाँ कर दिया, हम भी हाँ कर देते हैं। नहीं माँ जी, मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं, आप लोग जाओ, हमें अपना घर नहीं बेचना। बहू तू कौन होती है इस घर के फैसले लेने वाली? इस घर के बड़े बुजुर्ग भी जिंदा हैं और ये घर हमारा है, फैसला भी हमारा होगा। भाई साहब, हमें मंजूर है, जो भी कागजी कार्यवाही करनी है कर लीजिए। निकिता के समझाने पर भी आशा नहीं मानती और गुस्से में आकर अपने पति पर दबाव बनाती है, जिसके बाद बिना पेपर्स पढ़े आशा और विनोद उनकी शर्त मान लेते हैं। और जब इस बारे में पवन और निखिल को पता चलता है तो वो भी काफी खुश होते हैं। हाँ, लगता है भगवान भी यही चाहता है कि हम भी अच्छे घर में रहें, तभी तो इतना अच्छा ऑफर खुद हमारे पास चल कर आया है, वो भी इस ठंड में। बस 1-2 महीने की तो बात है, हम किसी किराए के घर में रह लेंगे। देवर जी, एक बार निकिता की भी तो सुन लेते, क्या पता वो सही कह रही हो। आजकल किसी पर भी ऐसे आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं, और ठंड के समय अपने घर से बेघर होना कहाँ की समझदारी है। शीतल, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। निकिता और शीतल के समझाने पर भी घर वाले नहीं मानते और उन आदमी की बातों में आकर अगले ही दिन अपना घर खाली कर देते हैं और एक छोटे से किराए के मकान में चले जाते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ निकिता को अपने ससुराल में काफी सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। पवन, इस घर में कितनी ठंड लगती है, खिड़की दरवाजे भी टूटे हैं और कितने छोटे छोटे कमरे हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। निकिता, मैं जानता हूँ तुम्हें इन सब की आदत नहीं है, बस 1-2 महीने की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे परेशानी इस बात की है कि अभी तक मेरी नौकरी नहीं लगी है, अकेले भैया क्या क्या करेंगे। पवन अपनी परेशानी सुनाकर आराम से सो जाता है। सारी रात ठंड में सोने की वजह से निकिता को बुखार हो जाता है और बुखार में भी जब निकिता शीतल के साथ घर के काम कर रही होती है तो शीतल उसे आराम करने को कहती है। निकिता, आज बहुत ठंड है और ठंडी हवा चल रही है, अगर तुम ठंडे पानी से कपड़े धोगी तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम जाकर आराम कर लो, मैं काम कर लूंगी। हाँ भाभी, आप आराम कर लो, मैं भी तो हूँ भाभी के साथ। हाँ हाँ, घर के सारे काम तुम दोनों ही करना, ये तो बड़े घर से आई है महारानी, घर के कामों को हाथ लगाएंगी तो और बीमार पड़ जाएंगी। जा बहू, तू आराम कर। आशा की बातें सुनकर निकिता को अपनी सौतेली माँ की याद आती है। जब उसे हल्का सा जुकाम होता था तो कैसे उसकी माँ उसके लिए गर्म पानी और दवाइयाँ लेकर आती थी। कितनी बार मैंने तुझे कहा है, सर्दी में निकलती तेरी तबीयत खराब हो जाती। अब जल्दी से गर्म पानी से भाप ले ले और मैं दवाई लेकर आई हूँ, इसे खा ले, तुझे आराम मिलेगा। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला, जब मेरी तबीयत खराब होती है तो अपना चेहरा मत दिखाया करो, तुम्हारा चेहरा देखकर मेरी और तबीयत खराब हो जाती है। सही कहते हैं लोग, माँ और सास में फर्क होता है। मेरी माँ भले ही सौतेली थी पर वो मुझसे प्यार तो करती थी, पर मैंने उनके प्यार की कभी कदर नहीं की। हमेशा लोगों की बातें सुनी और उनके साथ सौतेली बेटी की तरह बर्ताव किया, जबकि मेरे लिए उन्होंने अपनी खुद की कोई औलाद नहीं की। मैं कितनी बुरी बेटी हूँ, काश कि मैं उनसे अपनी गलतियों की माफी मांग पाती। आशा, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ, मेरी बहू से ऐसी बात मत किया करो। अरे तुम्हें दिखता नहीं है क्या, बहू हमारे लिए कितना सब कुछ कर रही है। जब आशा निकिता को खरी खोटी सुनाती है तो विनोद अपनी बहू की तरफ से आशा से लड़ाई करता है। ये देखकर निकिता आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं, पर पवन की नौकरी नहीं लगती और निखिल अकेला घर नहीं संभाल पाता। तभी घर का मालिक आकर उन्हें घर खाली करने को कहता है। अरे भाई, हमने हमेशा एडवांस पैसे लेकर अपना घर किराए पर दिया है, पर तुम्हारा बड़ा परिवार और तुम्हारी गरीबी देखकर मैंने तुम्हें अपना घर किराए पर दे दिया, पर 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तुम लोगों ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अब घर खाली करो, यह घर मेरा है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। मालिक, मेरे पास 1000 रुपए हैं, आप ले लीजिए। इतना बड़ा परिवार है मेरा, मैं अकेले कैसे सारी जरूरत को पूरा करूंगा। 1 महीने बस और हमारा घर बन जाएगा और हम अपने घर चले जाएंगे। अरे भाई, कौन से घर की बात कर रहे हो? वहां जो बिल्डिंग बन रही है ना, वो बिल्डिंग महंगे दामों पर बिकेगी, वो भी 1-1 फ्लोर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें तुम्हारा घर वापस मिल जाएगा? अरे ऐसे कई फ्रॉड होते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीन हड़प लेते हैं। अब घर खाली करो मेरा।
इतना बोलकर घर का मालिक अपने कुछ लड़कों को बुला लेता है और उनके घर से उनका सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये देखकर विनोद अपना घर देखने के लिए जाता है और मुंशी से बात करता है। मुंशी जी, 3 मंजिल बना चुके हैं, मुझे नीचे वाला हिस्सा दे दो। मैं और मेरा परिवार बेघर हो गया है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि किराए पर रह सके। अरे भाई, तुम कौन हो और ये घर तुमसे हमने खरीदा है? अरे चलो निकलो यहाँ से, यहाँ पर अब तुम्हारा कोई काम नहीं है, और ज्यादा पंगे लिए तो पुलिस को बुला लूंगा। इतना बोलकर मुंशी कुछ गार्ड्स को बुलाकर विनोद को धक्के मारकर बिल्डिंग से बाहर कर देता है और पूरा परिवार फुटपाथ पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। बहू, तूने हमें कितना समझाया, पेपर भी पढ़ने चाहे, पर मेरी जलन में मैंने तुझे कुछ नहीं करने दिया, और आज ये नौबत आ गई कि हम लोग बेघर हो गए, वो भी इस ठंड में। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत डर लग रही है यहाँ तो। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, मैं समझ सकती हूँ। इंसान अपनी जलन में आकर कितना अंधा हो जाता है, क्योंकि ऐसी गलती मुझसे भी हो चुकी है। मैंने भी अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, वरना मैं आज अपने घर चलती। यहाँ रोड पर बैठे रहने से अच्छा है कि हम लोग कहीं घर देखें। घर की तलाश में पूरा परिवार अपना सामान लेकर कड़कड़ाती ठंड में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पर उन्हें कहीं पर भी घर नहीं मिलता और थक हार कर वो जंगल में एक बड़े से पेड़ के पास बैठ जाते हैं। अब जैसे ही काजल पेड़ का सहारा लेती है, एक पत्थर वहां से सरक जाता है और निकिता की नजर एक बड़े से छेद पर जाती है। ये पेड़ कितना बड़ा और मोटा है, पर इसकी जड़ों में इतने सारे पत्थर क्यों हैं? और ये छेद कैसा? इतना बोलकर निकिता बड़े बड़े पत्थर को हटाती है और देखती है कि पेड़ की जड़ से अंदर जाने का रास्ता बना है। ओह भाभी, इस पेड़ की जड़ में तो नीचे जाने का रास्ता है, कहीं नीचे कोई गुफा तो नहीं? वो तो अंदर जाकर ही पता चलेगा। एक बार चलकर देखते हैं, क्या पता अंदर रहने की कोई व्यवस्था हो जाए। डरते हुए पूरा परिवार ठंड से बचने के लिए सबसे पहले एक सूखी लकड़ी लेता है और उसमें खराब कपड़ा बांधकर जलाता है। धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था, पर उन्हें काफी गर्माहट भी मिल रही होती है। ये गुफा तो अंदर से काफी बड़ी है, क्योंकि पेड़ की जड़ों के नीचे है, इसीलिए गर्म भी है। मैं तो कहती हूँ आज रात यहीं गुजार लेते हैं। सही कह रही हो माँ, मैं बाहर से कुछ और लकड़ियाँ ले आता हूँ जलाने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किसी कीड़े ने काट लिया तो। कुछ नहीं होगा निकिता, बस एक रात की बात है, फिर कुछ जुगाड़ करेंगे। ठंड से बचने के लिए विनोद अपने दोनों बेटों के साथ बाहर से कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आता है और गुफा के अंदर जलाकर पूरा परिवार जमीन पर बिस्तर लगाता है और सो जाता है। सारी रात पेड़ की जड़ के नीचे रात गुजारने से उन्हें काफी अच्छा लगता है और जब वो सुबह बाहर निकलते हैं तो अरे माँ, मेरा काम पर जाना बहुत जरूरी है, अगर मैंने भी काम छोड़ दिया तो घर चलना मुश्किल हो जाएगा। पापा, पवन, मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों कुछ लकड़ियां यहाँ से काट लीजिए और उससे पेड़ की जड़ों के नीचे रहने लायक घर बना लीजिए। घर है नहीं ना, और ना ही इतने पैसे हैं कि कहीं और घर ले सके। अब यही एक रास्ता है जहाँ हम रह सकते हैं। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं और पवन सब संभाल लेंगे। निखिल अपने पापा और पवन पर कुछ जिम्मेदारियां छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद विनोद अपने बेटे के साथ लकड़ियां काटने लगता है। ये देखकर अब घर की औरतें भी पास के गांव से कुल्हाड़ी लेकर आती हैं और उनके साथ लकड़ियां काटने लगती हैं। निकिता बहू, तुम क्यों लकड़ियां काट रही हो? तुम्हारे हाथों में छाले हो जाएंगे और ठंड बहुत ज्यादा है। जब मेरा परिवार इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं? मैं सोच रही हूँ कि इन लकड़ियों को काट कर उनकी घिसाई करके हम जमीन पर बिछाएंगे फर्श के लिए। हमारे पास टाइल्स या पत्थर नहीं है, और हाँ, गुफा की दीवारों पर भी हम लकड़ी ही लगाएंगे। हमारे पास लकड़ी के अलावा और कुछ नहीं है, इसीलिए इन लकड़ियों से ही गुफा में 2 या 3 जगह दीवार और दरवाजे लगाएंगे, ताकि हम सभी के लिए कमरा बन सके। सभी घरवाले एक साथ मिलकर काम पर लग जाते हैं और पूरे दिन लकड़ी की कटाई करते हैं, घिसाई करते हैं और कबाड़ी से कील और जरूरत की कुछ चीजें लाकर कटी हुई लकड़ियों को पेड़ की जड़ के नीचे ले जाते हैं और गुफा के अंदर उन्हें ठोकना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते 10 से 15 दिन बीत जाते हैं और कड़ी मेहनत करके पूरा परिवार पेड़ की जड़ के नीचे जमीन में अपने रहने लायक घर बना लेता है। आखिरकार हमारा खुद का फिर से घर बन ही गया, और अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई आता नहीं, इसीलिए कोई हमसे फिर से हमारा घर नहीं छीन पाएगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, अब सुकून मिल रहा है, आज रात को हम अच्छे से सो पाएंगे। घर बनने के बाद पूरा परिवार काफी खुश होता है, पर अब भी निकिता उदास होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गरीब परिवार इस कड़कड़ाती ठंड में पेड़ की जड़ के नीचे जमीन में अपना घर बनाकर आराम से रह रहा होता है। ऐसे ही एक दिन उदास निकिता को देखकर पूरा परिवार खाना खाते हुए उससे कहता है, बहू क्या हुआ तुम्हें? अपना पेड़ की जड़ के नीचे बना ये नया घर पसंद नहीं आया क्या? अगर इसमें कोई कमी है तो बताओ,
हम उसे भी पूरी कर देंगे। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से तुम कितनी दुखी हो। निकिता, कोई बात है तो हमें बताओ, तुम कुछ महीनों से ठीक नहीं लग रही हो। घर वालों के पूछने पर भी निकिता किसी को कुछ नहीं बताती और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसी एक रात जब पूरा परिवार अपने पेड़ की जड़ों के नीचे घर बनाकर आराम से सो रहे होते हैं तो उन्हें कीड़ों की आवाज आती है, जिस वजह से निकिता को नींद नहीं आती। पवन उठो ना, देखो कीड़े की कितनी आवाज आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही। हाँ माँ जी, पापा जी, निखिल उठो, देखो मुझे किसी कीड़े ने काट लिया है, मेरे हाथों से खून आ रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना आप लोगों से कि घर में कीड़े हैं। ये कीड़े ना तो हमें सोने देते हैं और ना ही चैन से रहने देते हैं। अब हम जमीन के नीचे रह रहे हैं घर बनाकर, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी ही। बहू तुम चिंता मत करो, मैं सुबह देखूंगा, अगर किसी कहीं कोने में जगह होगी तो उसे मैं अच्छे से भर दूंगा। हो ना हो ये कीड़े उसी कोने से ही आ रहे हों। शीतल की तकलीफ देखकर बेचारी निकिता डर जाती है। इस तरह पूरा परिवार एक साथ सारी रात बिताता है और सुबह होते ही विनोद घर के कोनों को देखता है और जहां उसे गड्ढे मिलते हैं वो उनमें मिट्टी और लकड़ी से भरने लगता है। तो वहीं शीतल और निकिता बाजार जाती हैं, जहां निकिता कुछ औरतों को पार्वती के बारे में बात करते हुए सुनती है। अरे भाई, तुम्हें पता है पार्वती बस कुछ दिनों की मेहमानों से जानलेवा बीमारी हो गई है। जो भी कहो, बेचारी सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी से कितना ही प्यार क्यों ना करे, पर सौतेले बच्चे दिखाई देते हैं कि हम सौतेले हैं। हाँ सही कह रही हो, बेचारी ने अपनी सौतेली बेटी के लिए अपनी खुद की कोई औलाद नहीं की और उस लड़की को देखो किसी गरीब घर में शादी कर ली। पता नहीं कैसे रह रही होगी उस गरीब घर में। माँ की सुनी होती तो आज किसी अमीर घर में राज कर रही होती, पर कौन समझाया आजकल के बच्चों को, माँ बाप की सुनते कहाँ है। बेचारी इतने सालों से इतनी गंभीर समस्या झेल रही थी पर कभी बेटी को नहीं बताया, और आज देखो जब बेटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो बेटी का कुछ पता ही नहीं चल रहा। उन औरतों की बात सुनकर निकिता परेशान हो जाती है और उसे परेशान देखकर सब्जी लेकर घर जाती हुई शीतल उससे कहती है, क्या हुआ निकिता, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। रात में मेरे साथ जो हुआ उसको लेकर परेशान हो क्या? अगर उसे लेकर परेशान हो तो डरो मत, पापा जी ने जुगाड़ कर दिया, अब हमारे घर में कोई कीड़ा नहीं आएगा। नहीं दीदी, मुझे अपनी माँ की चिंता हो रही है। भले ही मेरी माँ सौतेली थी पर उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, पर मैं उनके प्यार को कभी समझ नहीं सकी। पर ससुराल में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कितना प्यार करती थी। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और आज मैंने 2 औरतों को बात करते हुए सुना कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। निकिता सारी बात अपनी जेठानी को बताती है और घर जाती है, साथ ही रोते हुए खाना बनाती है। ये सब देखकर शीतल सारी बात अपने ससुराल वालों को बताती है, जिसके बाद पवन निकिता से कहता है, निकिता ऐसे तो तुम खुद को बीमार कर लोगी। अगर तुम्हें अपनी माँ की इतनी याद आ रही है और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम मेरे साथ अपने घर चलो, अपने माता पिता से माफी मांगना। मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ बहू, गलती हर किसी से होती है, पर कभी भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा दिनों के लिए दूर नहीं रह सकते। हाँ भाभी, आपको एक बार जाना चाहिए। भैया आप भाभी को उनके घर लेकर जाओ। अपने ससुराल वालों के कहने पर निकिता अपने पति के साथ डरते हुए अपने घर जाती है, जहां बीमार पार्वती अपने बेटी को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। तू हमसे इतनी नाराज थी कि हमें छोड़कर गई तो कभी मुड़कर ही नहीं देखा। तुझे पता है तेरे जाने के बाद मैंने तेरे पापा को समझाया और वो पवन को अपनाने के लिए तैयार हो गए थे। फिर हम तेरे घर गए थे पर हमने देखा वहाँ नई बिल्डिंग बन चुकी थी। हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर मेरी बच्ची तो मुझे कहीं नहीं मिली। माना कि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ पर सच में मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। माँ मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मैं जानती हूँ तुम मेरे भले के लिए सब कुछ करना चाहती थी, पर अब मुझे समझ आ चुका है तुमसे दूर रहकर तुम्हारे प्यार की कदर हुई मुझे। इसीलिए अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। बेटा तूने आने में बहुत देर कर दी, पर तू इतने दिनों से थी कहाँ? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सुरेश के पूछने पर निकिता सारी बात अपने माता पिता को बताती है, जिसके बाद सुरेश अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने हमें बताया ही नहीं। तू अपने ससुराल वालों को यहीं बुला ले। हमारे मरने के बाद कौन है जो हमारे घर और दौलत को संभालेगा? ये सब कुछ तेरा ही तो है। अब से तू अपने ससुराल वालों के साथ यहीं रहना। इतने दिनों के बाद अपनी बेटी से मिलकर सुरेश और पार्वती को भी सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वो उसके ससुराल वालों को अपने घर बुला लेते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और जब तक पार्वती जिंदा रहती है निकिता अपनी माँ के साथ बहुत ही प्यार से रहती है और अपनी माँ के गुजर जाने के बाद अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके में रहती है। और वहीं पवन की नई नौकरी भी लग जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है।